वेलकम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आपको पता है कि ये वीडियो है एमकेट के लिए कंप्लीट एक गाइडलाइन है कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, फ़ी के बारे में, सिलेबस के बारे में, पेपर अटेम्प्ट कैसे होना है, ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है और अपनी जो फ़ी है और रजिस्ट्रेशन की वो कैसे पे करनी है, वो कितनी है, आपके सेंटर के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले ये है कि ये रजिस्ट्रेशन है इस दफ़ा एमकेट की वो है ऑनलाइन, यानी आपने घर बैठ के लैपटॉप से, कंप्यूटर से जो है आपने जी इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उससे मोबाइल से या लैपटॉप से, कंप्यूटर से, जैसे भी आप चाहते हैं, टैबलेट से आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपने जिस वेबसाइट पे जाना है, मैं आपको जो है पूरा डेमो देख के बताऊंगी कि आपने वेबसाइट पे जाना है और वो कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ पे आपने जाना है। क्योंकि एमकेट अगर हम सिर्फ लिखते हैं, ठीक है, मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगी, तो वो आपको फॉरनर जो बाहर की जो वेबसाइट्स होती हैं, अमेरिका की, इंग्लैंड की, वहाँ पे भी नज़र आएगा कि वहाँ पे भी एमकेट का टेस्ट होता है। तो आपने पाकिस्तान का जो पाकिस्तान मेडिकल जो है वो कमीशन, उसकी वेबसाइट पे जाना है और आपने वहाँ जाके अप्लाई करना है अपने एमबीबीएस के टेस्ट के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो है वो देखते हैं जाके कि कैसे जो है हम गूगल पे जाके लिखेंगे और हमने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इस पे चले जाएं। अब ये मैंने जैसे पहले भी खोली है ये वेबसाइट, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे आपको पर्पल हुआ नजर आएगा। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो होगी। आप इस पर क्लिक करें। इस वेबसाइट का लिंक मैं जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, लेकिन हमने जो टेस्ट देना है, क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एमकेट के स्टूडेंट हैं, तो हमने यहाँ एमडीकेट 2021 पे क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी आपके अकाउंट। अगर आपने अकाउंट बना लिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल और अपना यहाँ पे पासवर्ड जो है वो एंटर करेंगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट का यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे आप फेसबुक को और इंस्टाग्राम वगैरह का अकाउंट, यहाँ पे वो नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन सेव होगी। ठीक है, सबसे पहले आपका नेम, CNIC, आपका नंबर, आपकी जो है वो क्योंकि अभी तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के जो पेपर नहीं दिए हुए, जो सेकेंड ईयर में इस टाइम 2021 में बच्चे हैं, उन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दिए हुए, तो डेफिनेटली पिछला रिजल्ट तो आप यहाँ पे शो नहीं करवा सकते, एंटर नहीं करोगे, आपको ऑप्शन ही नहीं दी उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है जो रजिस्टर होगी वो, ताकि उसी बेस पे आपको जो है वो आगे रजिस्टर किया जाए और उसी बेस पे जो है वो आपका आगे से जो है वो इसका रिजल्ट, टेस्ट का रिजल्ट बनेगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमने जो है सबसे पहले आपको मैं सिखा रही हूँ बनाना, अकाउंट बनाने सिखा रही हूँ, तो आपने यहाँ पे साइन अप पे जाना, लॉगिन में नहीं, क्योंकि आपकी ना यहाँ पे अकाउंट बना ही नहीं हुआ। तो आपने यहाँ पे ईमेल पासवर्ड लिखेंगे तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, क्योंकि आपने अभी अकाउंट बनाया ही नहीं है। तो आपने सबसे पहले साइन अप करना है अकाउंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, फुल नेम, वो वाला जो आपने मैट्रिक की सनद पे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी मैट्रिक की जो आपकी सनद है, जो रिजल्ट कार्ड है, उसके ऊपर जो नेम है वो आपने वो यहाँ पे लिखना है। फादर का नेम लिखना है, अपना CNIC। अब बहुत से बच्चे कहेंगे CNIC तो है नहीं हमारे पास। अब CNIC अगर आपके पास नहीं है तो आप बेफॉर्म से भी जो है वो यहाँ पे जो है एंटर कर सकते हैं, बेफॉर्म का नंबर भी। और ये एंटर करते हुए आपने याद रखना उनके दरमियान में डैशेस या स्पेस ना हो। जैसे अगर मैं सपोज कोई CNIC लिखती हूँ इस तरह से, अब उनके दरमियान में डैशेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ कोई डैश ना हो। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर। अब आपने यहाँ से मोबाइल नंबर लिखते हुए ये ज़रूर चेक करना है कि पाकिस्तान का जो कोड है वो 00092 है। अब यहाँ पे 93 लिखा हुआ है, आपने यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अरेंज है। अब ये पाकिस्तान है, इसको सिलेक्ट करने के बाद वरना क्योंकि क्या है कि जो एमकेट का टेस्ट होता है वो एक्चुअली कुछ लोग बाहर से भी, यानी फॉरनर भी एमकेट का टेस्ट देते हैं, पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं मेडिकल के स्टूडेंट के बनने के लिए। तो वो ये क्या होता है कि बाहर से अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करेगा तो उसका जो कंट्री का जो है वो यहाँ पे कोड होना चाहिए, ताकि पता चले कि किस कंट्री से जो है वो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है। अब क्योंकि आप लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पाकिस्तान का पहले कोड एंटर करना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है यहाँ पे। उसके बाद वो आपके पास जीमेल है, ईमेल है, जीमेल है, वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। ठीक है, जो भी इस टाइम आपके मोबाइल में या जो ऐसी जो जिसका आपको पासवर्ड याद हो, जो आपके पास मौजूद हो, जिसको आप लोग यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं जिसका पासवर्ड आपको भूल जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो ईमेल के जरिए जो है, अगर आपको पासवर्ड चेंज करते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो अक्सर ईमेल्स जो होती हैं वो आपके उस अकाउंट पर आती हैं जिसका आप ईमेल एड्रेस देते हो। तो आप ऐसा ईमेल एड्रेस दो जो वैलिड हो और जिसको आप यूज़ करते हो और जिसका पासवर्ड आपको पता हो। ऐसा ईमेल एड्रेस मत देना जिसका पासवर्ड नहीं पता। और अगर आपका ऐसा कोई भूल चुके हो पासवर्ड, तो आप नया बना लो फटाफट ईमेल एड्रेस और उसका यहाँ पे आप जो है वो
एड्रेस अपना शेयर कर दो, ठीक है। उसके बाद अपनी मर्जी का पासवर्ड आप इस अकाउंट के लिए सेट कर सकते हैं। ईजी सा सिंपल सा पासवर्ड सेट करो, क्योंकि इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो बंदा कहे कि जो लीक हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और आपने यहीं से अपने जो है वो इन्फॉर्मेशन को, रिजल्ट को देखना। तो काइंडली यहाँ पे जो पासवर्ड आप एंटर करें, कोशिश करें वो सिंपल हो, भूलें ना आपको, और अगर आप उसे कहीं पे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे तो आप ये साइन अप करेंगे और आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं कर रही, मैं रजिस्टर नहीं कर रही हूँ MCAT के लिए, तो यहाँ पे मैं एंटर नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि बनने के बाद जो है वो कैसा लगता है ये अकाउंट। जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दोगे, सब कुछ हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करोगे, अपने अकाउंट में जा सकते हो। अब आपने क्या करना है कि कुछ देर वेट करना है। अभी मैंने इसके लिए रजिस्टर किया था, लेकिन मुझे अभी तक ईमेल की जो है वेरिफिकेशन नहीं आई है। हालांकि मेरा वैलिड ईमेल एड्रेस था, ठीक है, मैं उसको यूज़ भी करती हूँ, वही मैंने यहाँ पे एंटर किया था, लेकिन अभी तक मुझे वेरिफिकेशन की जो है वो मेल नहीं आई। तो इसका मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एट अ टाइम इस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करें, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो परेशानी होना कि हमें ईमेल नहीं आई, वो 1-2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन जब होगी तभी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। उसमें ये होगा कि आपके टेस्ट का सेंटर, अब टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो थी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद आपने जब दोबारा आपकी अकाउंट खुलेगा तो वहाँ पे आएगा आपको कि टेस्ट जो है उसका स्केड्यूल ये है कि 30 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक, यानी पूरा 1 महीना है आपके पास टेस्ट देने के लिए। अब आप लोग कहोगे 1 महीना है टेस्ट देने के लिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक आप किसी भी दिन जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। आप डिसाइड करेंगे कि आपने किस दिन टेस्ट देना है, ठीक है। कि आपको इस दफ़ा आसानी दी जाएगी, पूरा महीना टेस्ट होता रहेगा, डेली भी होगा, और आप जहां देना चाहते हैं वहां जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं जिस दिन आप चाहते हैं। इवन आपका सेंटर आप खुद सिलेक्ट करेंगे। आप 3 दिन जो है, यानी 3 डेट्स ऐसी बताएंगे जो आप चाहते होंगे इस दिन पे मेरा टेस्ट हो जाए। सपोज अगर मैं चाहती हूँ 19 और 20 और 21, ये 3 डेट्स मैं दे देती हूँ कि इन 19 सितंबर, 20 और 21 सितंबर के पास जो है ना 19 को हो जाए या 20 को हो जाए या 21 को हो जाए। तो इन 3 दिनों में से किसी दिन को भी चूज़ करके जब वो पॉसिबल होगा, क्योंकि देखिए इतने सारे बच्चे हैं, कोरोना का इस टाइम जो है वो पेंडेमिक है, जिसकी वजह से क्या है कि एक सेंटर के अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि जो 19 वाले डे पे जो है वो स्टूडेंट कितने थे। अगर वहाँ पे जगह होगी तो आपको उस दिन अकोमोडेट कर देंगे। अगर 20 वाले डे पे कोई जगह होगी ऐसी जहाँ पे बच्चे कम हैं, स्टूडेंट्स कम पेपर दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पे फिर भेज देंगे, ठीक है। तो आपका सेंटर वही होगा जो आप सिलेक्ट करोगे, लेकिन क्या होगा, जो टेस्ट की जो डेट होगी आपकी, वो एक तो आप खुद सिलेक्ट करोगे, और दूसरा ये होगा कि वो आगे ये भी देखा जाएगा कि स्टूडेंट कितने अवेलेबल हैं। आप उस दिन दे सकते हो टेस्ट, आपकी वहाँ जगह बन सकती है, अकोमोडेट कर सकते हैं आपको। अगर वो कर सकते होंगे तो आपको 19 को बुला लेंगे, या 20 को, या 21 में से किसी दिन को, एक दिन आपको बुला लेंगे। वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब 19 को कम होती है तो वो 19 वाले दिन आपको बुला लेंगे। अगर 20 को कम होती है 20 को बुला लेंगे। 21 को कम होती है तो वो उस दिन आपको बुला लेंगे। तो ये 3 आपने डेट्स बतानी है। जैसे मैं तो आपको ये फर्जी बताई, लेकिन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बताओ कि इन 3 डेज के अंदर जो है आप मुझे बुला सकते हैं, ठीक है। तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। वो आगे आपको ऑप्शन आएगी जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा कि आपने कौन से 3 डेट्स देनी है। अच्छा, आपने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ बच्चे होंगे, पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं जो अप्लाई करते हैं। अब इस दफ़ा क्या है कि पाकिस्तान के बाहर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए अलहदा सेंटर होगा। वो अपना एरिया ऐड करेंगे कि मैं इस कंट्री में हूँ और मैं इस कंट्री में सेंटर बनवाना चाहती हूँ या बनवाना चाहता हूँ, तो वो वहाँ से देंगे। पाकिस्तान वाले अपने जो है वो सिटी के अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग कि मुझे ये एरिया सूटेबल है, मैं यहाँ तक जा सकती हूँ, ये मुझे दूर नहीं है, घर के पास है, मैं यहाँ बनवाना चाहती हूँ सेंटर, ठीक है। तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो अपने एरिया का। वहाँ पे आई थिंक 20 लाहौर के अंदर 20 सेंटर्स बनेंगे, उसमें से आपके लिए चूज़ करना आसान होगा कि जोन से आपको करीब पड़ता है आप उस सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। सेंटर आप चूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस दफ़ा जो सिलेबस है वो एक्चुअली थोड़ा चेंज हो गया। चेंज से मुराद ये है कि इस दफ़ा आपके जो है वो सिलेबस के अंदर उन्होंने डाल दिया है लॉजिकल रीजनिंग भी। यानी कि इसमें अब आपने क्या करना है कि पहले आप बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश की तैयारी करते थे, आप पेपर दे आते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स के जो है वो पोर्शन उन्होंने ऐड कर दिया लॉजिकल रीजनिंग में से। इसमें क्या होता है, बच्चे का IQ लेवल चेक होता है कि एक बच्चा जो है वो अगर उसको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, अब आप इतने सारे बच्चे जो होंगे वो पेपर दे रहे होंगे, इतने सारे बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से कर पाएंगे, कुछ बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग से क्या होता है कि हमें जो है वो बच्चे की मेंटालिटी, उसके आईक्यू लेवल के बारे में पता चलता है कि वो किस हद तक उसका माइंड वर्क करता है और उसको किस हद तक यूटिलाइज करता है। ठीक है। इसमें जो है वो क्वेश्चनिंग होगी, आपसे रीजनिंग होगी। ये 10 मार्क्स का पेपर होगा, सॉरी पोर्शन होगा, लेकिन ये है कि इसका भी वेटेज बनता है। तो अच्छा, इस बार दफ़ा ये भी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इस दफ़ा हुई है वो ये है कि जो आप टेस्ट दोगे वो ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि घर बैठ के टेस्ट देना, इसका मतलब ये है कि जो आपने सेंटर है वहाँ जाना है, वहाँ जाके आपको कंप्यूटर प्रोवाइड होंगे, हर स्टूडेंट को कंप्यूटर प्रोवाइड होगा और उसने कंप्यूटर के ऊपर जो है अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है। और इस टेस्ट का जो है आप रीचेक नहीं करवा सकते, क्योंकि ये कंप्यूटर पे आपने खुद टाइप किया, आपने खुद के ये नहीं हुआ, क्योंकि ये कंप्यूटर टेस्ट चेक कर रहा है और आपने ही टाइप किया था, आपने ही किया था, करने वाला कोई और नहीं था, किसी इंसान को उस पर हाथ नहीं लगा। आपने कंप्यूटर पे ही इसको जो है वो अपनी जो टेस्ट को अटैम्प्ट किया और कंप्यूटर ने ही चेक किया है। दैट्स वाई इसकी रीचेकिंग जो है वो नहीं होगी। जो रिजल्ट आएगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो जैसा भी हो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये जो टेस्ट है वो आप, इसका जो रिजल्ट है वो आप 2 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी 2021 का जो रिजल्ट है आप 2022 में भी यूज़ कर सकते हो, 23 में भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि इस साल का जो रिजल्ट होगा, अगर आप उसकी बेस पे नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना चाहते हो या उससे भी नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इससे पहले ये रूल नहीं था। इससे पहले सिर्फ 1 साल तक था वो टेस्ट वैलिड, यानी 2021 का जो रिजल्ट होगा वो 2022 तक होता था, पहले ऐसे होता था। लेकिन अब इस दफा क्या हुआ है कि 2021 का जो रिजल्ट है वो 23 तक जो है वो वैलिड है, आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास 65% मार्क्स हैं एफएससी में और आपने किसी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना है तो उसके लिए 65% मार्क्स होने चाहिए आपके एमकेट के टेस्ट में। ठीक है। और अगर इससे कम होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल ही नहीं है। और इसलिए जो एफएससी और एमकेट दोनों के 65% मार्क्स जो हैं वो लेना ज़रूरी है एमकेट में, किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। आगे अल्लाह आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करे। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इस मेहनत का रंग लेकर आए, आप सब कामयाब हो जाएं और जो आपके लिए बेहतरीन है अल्लाह ताला आपको उससे नवाजे। तो आप वीडियो को एंड पे लाइक करती जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। एक और चीज़ जो स्टूडेंट अक्सर स्टूडेंट सोच रहे होते हैं, जो रिपीट करते हैं कि पता नहीं शायद, या जो अब रिपीट करना सोचेंगे इस बारे में, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट सोच रहे हैं, जो रिपीट कर रहे हैं कि अगर हम ये टेस्ट देते हैं तो क्या इस टेस्ट को देने के बाद, जिस तरह कहा जाता है कि जी जो आपके एक्चुअल नंबर होते हैं उसमें से 2% कट कर लिया जाता है जब आप कहीं अप्लाई करते हैं, तो एमकेट के रिजल्ट में ऐसा नहीं होगा। इसकी अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं। ठीक है। बस इसकी एज लिमिट ये है कि इसकी 16 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यानी आपकी उम्र जो है टेस्ट देते वक्त 16 साल से जो है वो 17 हो या 18 हो, यानी 16 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए ये। ठीक है। और आप जितनी मर्जी दफ़ा इसको टेस्ट को अटैम्प्ट करना चाहे कर सकते हैं, जितनी दफ़ा देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है। उसके लिए एज लिमिट कोई नहीं है, अटैम्प्ट की लिमिट कोई नहीं है। लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम जो है वो दोबारा से जो है वो करेंगे, इसके लिए रीअपीयर होंगे टेस्ट में, तो डेफिनेटली हमारे 2% कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने मार्क्स होंगे उतनी होंगे। हाँ, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो जो अगर आप एफएससी को जो है वो रिपीट करते हो उस केस में ये होता है कि 2% कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करो, एमकेट के लिए अप्लाई करो, एमकेट का रिजल्ट से मुतासिर नहीं होता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। आप उसको जितनी मर्जी दफ़ा अटैम्प्ट कर लो, आपका 2% कम नहीं होगा। जितने मार्क्स हैं उतने ही मार्क्स आपके काउंट होंगे। ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो इस दफ़ा का सिलेबस है। अब आप यहाँ पे देखो कि जो इस दफ़ा बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें 68 एमसीक्यूज हैं और टोटल पेपर का 32% बायोलॉजी में से आएगा। ठीक है। इस दफ़ा इन्होंने क्या किया है, इस दफ़ा जो है वो मार्क्स होंगे, स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे वो परसेंटेज उसकी देखी जाएगी। ठीक है। कि कितने परसेंट जो है उसने पेपर अटैम्प्ट किया और किस तरह का अटैम्प्ट किया है। उसके बाद केमिस्ट्री है 26.5% उसकी वेटेज होगी यानी क्वेश्चन की, और 56 क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स के भी 56 होंगे, इंग्लिश के 20 होंगे और लॉजिकल रीजनिंग जो है उसके 10 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है। यानी कि 5% जो है वो टोटल पेपर का लॉजिकल रीजनिंग में से होगा और टोटल जो है वो 210 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि एमसीक्यूज की जो नेचर है वो क्या होगी, यानी इजी जो होंगे वो 20% एमसीक्यूज आपको बहुत इजी लगेंगे कि ये तो बहुत आसान है, और कुछ होंगे मॉडरेट यानी कि नॉर्मल, ना बहुत इजी ना बहुत मुश्किल, वो 60% होंगे। ठीक है। ताकि एक एवरेज बच्चा जो है वो जो इतनी तैयारी नहीं करके आया है वो भी पेपर को अटेम्प्ट कर सके। और जो हार्ड यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होंगे वो 20% होंगे। ठीक।
अब यहाँ पे जो है ये बायो का सिलेबस यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है कि आपने क्या कुछ पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स आपने करने हैं, और ऑफ कोर्स ये शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में अब आप जैसे, और अच्छा इसकी तैयारी आपने ऐसे नहीं करनी कि आपने एफएससी की बुक पढ़ ली तो आपने कहा कि मैंने पहले सेकेंड ईयर में भी यही पढ़ा था तो मैंने अब पढ़ लिया तो जैसे कवर हो गया। नहीं, इसकी तैयारी के लिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई टॉपिक मिलता है, सपोज आप ये बायोडाइवर्सिटी है, आप इसके ऊपर कोई ऑनलाइन आर्टिकल भी पढ़ो, आप इसके ऊपर कोई ऑनलाइन थोड़ा सा रिसर्च भी करो, पढ़ो इसको। अभी आपके पास टाइम है, 2 मंथ्स हैं अभी आपके पास, तो आप इनको ऑनलाइन भी स्टडी करो, इनके बारे में ऑनलाइन भी पढ़ो कि ये क्या मतलब किस लेवल आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो सिर्फ लिमिटेड सा है, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, उसके बाद अगली चीज स्टार्ट हो रही होती है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस इसमें से निकलते हैं वो इस तरह के लॉजिकल वो पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने उस तरह से एफएससी में नहीं पढ़ा होता जिसमें आपको मेडिकल के जो है वो तैयारी के लिए करना पड़ता है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप अपनी स्टडी को सिर्फ बुक्स तक ना रखो, आप ऑनलाइन भी इनके ऊपर आर्टिकल्स को सर्च करो, इनके ऊपर वीडियोज को देखो और अपने नोट्स बनाओ, इसको स्टडी करो जिस हद तक आप कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, कोशिश करो कि आप ऑनलाइन भी उन टॉपिक्स को पढ़ो, उनके बारे में सिर्फ लिमिटेड पोर्शन ना रखो कि भाई मैंने इस बुक से तैयार कर लिया, मैंने इस बुक को पढ़ लिया, मैंने किप्स की पढ़ ली, मैंने स्टार की बुक पढ़ ली, तो मैंने इसकी बुक पढ़ ली तो मुझे शायद सारा कुछ आ गया। नहीं, आपकी जो प्रैक्टिस है अब जैसे यहाँ पे लिखा है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, आपने बायोडाइवर्सिटी का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, वायरसेस के बारे में। अब यहाँ उन्होंने बताया हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसको पढ़ने की वजह क्या, आपने इसमें क्या चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले डिस्कवरी कैसे हुई वायरस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, क्लैरिफाई द वायरस इज ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, यानी आपने वायरस की स्ट्रक्चर जो टाइप्स आपकी बुक में मेंशन है एफएससी की, आप वहाँ से भी पढ़ो, इसको नेट से भी पढ़ो, थोड़े से उनकी कैरेक्टरिस्टिक और ऐड करो। ठीक है, उसके बाद स्ट्रैंड, डिजीज, होस्ट एक्सेट्रा, आइडेंटिफाई सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कॉज ऑफ वायरस। यानी आपको जो वायरस का टॉपिक है उसको इतने अच्छे तरीके से समझना है कि आपको उसकी ए टू Z सब आपके कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप्स में। ठीक है, तो आपने हर चीज़ को थॉरली पढ़ना है। पहले आपने जस्ट रटा लगाया था कि ये ऐसे लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है, ये इतना है। अब आपने इतना नहीं, अब आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना है। जो इसकी प्रैक्टिस है वो ये डिमांड करती है कि आपके पास नॉलेज जो है वो अनलिमिटेड हो, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो आपकी जो नॉलेज है ना, अब वो उसको बढ़ाने का टाइम आ गया है। एमकेट एक्चुअली यही है कि आपने अपनी जो नॉलेज जो आपने लिमिटेड रखी थी एक एफएससी की बुक से, अब आपने उसको नहीं पढ़ना, आपने उसको डिफरेंट सोर्सेज से अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना है। ठीक है, अपने आप को ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाना है। ये सारा सिलेबस है, ये भी मैं मेंशन कर दूंगी, इसका जो है वो लिंक मैं दे दूंगी नीचे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं, आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो अब आपको उनके आंसर मिल गए होंगे, जितनी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई। अगर अभी भी आपको कोई मसला है, अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, अभी भी आपको लगता है कि ये चीज़ क्लियर नहीं की गई है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं आपको वो भी क्लियर करूँगी। और प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब इसकी प्रिपरेशन का तरीका ये भी है, अभी आप लोगों के एफएससी के पेपर्स भी होने हैं। ठीक है, वो भी 2 जुलाई से एक्सपेक्टेड है, तो अभी आपने वो भी देने हैं, अभी आपकी एमकेट की तैयारी भी होनी है। आप ये करें कि जो अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, जोन से भी आप ईयर में है, आप अपने बुक को इतने अच्छे तरीके से पढ़ें, अपने पेपर एफएससी की तैयारी इतनी अच्छी करें कि आपको लगे कि आपकी एमकेट की भी तैयारी साथ साथ हो रही है। जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको आप जो है वो ज़रा थोड़ा सा नेट से भी सर्च करें, थोड़ा सा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लें, क्योंकि अभी आपके जो पेपर्स हैं उनमें 1.5 मंथ पड़ा और एमकेट के लिए 2 मंथ्स आपके पास हैं, तो आप उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अभी फोकस अपनी एफएससी पे करें। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप टाइम निकालें तो उस टॉपिक को जो आपको लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, जिसमें आपको लगेगा कि कॉन्सेप्ट की कमी है, ये यहाँ पे लॉजिक ये बनना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, आप उसको सर्च करें, अपनी कन्फ्यूजन को दूर करें, ताकि आप जो है एमकेट के आने तक आप जो है वो वेल प्रिपेयर्ड हो चुके हों। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी और इंशाल्लाह एमकेट के रिलेटेड जो है बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे आएंगी, आपको सिलेबस से जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद जो है वीडियोज बनेंगी हर टॉपिक के ऊपर, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके लिए जो वेबसाइट अच्छी है जहाँ पे सारा मटेरियल पड़ा है, जहाँ से आप उसको समझ सकते हैं, उसको अपने माइंड में मेमोराइज कर सकते हैं, वो वेबसाइट आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आपका जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 6000 है। ठीक है, आपको जो है वो क्या होगा, चालान जो है वो आपके जब आप अकाउंट बनाएंगे, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, आप उसको दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका अकाउंट आ जाएगा। उस अकाउंट में आपको चालान जो है वो वहाँ से डाउनलोड करना होगा, उसका प्रिंट निकालेंगे आप। 6000 जो है वो ब्लैंक जो उन्होंने बैंक बताया होगा, मेंशन किया होगा HPL के अंदर, ABL जो भी बैंक मेंशन होगा, आपने उसमें जो है वो 6000 सबमिट करवाने हैं और उसकी पिक्चर खींच के आपने अपलोड करनी होगी अपने अकाउंट में, और उसके बाद जो है आप उसको जो है वो सेंड कर देंगे।
अपने अकाउंट में। तो इससे क्या होगा कि उन तक जो है वो इसका चलान का जो है वो पिक्चर सेंड हो जाएगी और साथ ही साथ जो है वो मनी जो है वो बैंक के चुंगे तक पहुंच जाएगा और एम-कैट के लिए आप रजिस्टर हो जाएंगे। आगे अल्लाह आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करे। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इस मेहनत का रंग लेकर आए, आप सब कामयाब हो जाएं और जो आपके लिए बेहतरीन है अल्लाह ताला आपको उससे नवाजे। तो आप वीडियो को एंड पे लाइक करती जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।